हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, क्योंकि एक टॉप ऑपरेटर, एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर वो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि ये वैन डाइक पार्ट 2 है। भाई ये हिटमैन कर क्या रहा था नेपाल बॉर्डर पे, और ऐसे लोग म्यांमार के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, सिलीगुड़ी में ये करते क्या हैं, इनका गेम क्या है। देखिए, इस बंदे को उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है। ये अमेरिकी धुरंधर। बहुत केयरफुली इसकी शक्ल देखिएगा, बहुत केयरफुली। पॉज करिए, फ्रेम देखिए एक बार। तो इसकी बॉडी से लग रहा है कि भाई ये बंदा काफी जिम विम कर रहा है, या फिर शायद रनिंग करता है, या फिर ये इतने शेप में क्यों रहेगा कोई बंदा पोस्ट रिटायरमेंट। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये गोरा पकड़ा गया है, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि अमरीकी पकड़ा गया है। बट अब कहा जा रहा है कि ये एक स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर है। स्पेशल फोर्सेस, पर्टिकुलरली नेवल फोर्सेस का। और जितनी इज्जत से मतलब गांव वालों ने इसकी सर्विसिंग की है, बांध बांध के अच्छे से कूट काट के लाए हैं। और ये हमारे देखिए कितने कितने बैलेंस जवान हैं। अपने सुपीरियर से बात करोगे, देखिए गांव वालों ने कितनी अच्छी इनकी तशरीफ से एक रस्सी बांध दी। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मतलब ऐसे ही देशभक्त इस देश को बनाते हैं। एक एक करके कहानी देखते हैं। वाई म्यांमार एंगल इन फॉरनर्स अरेस्ट। तो यार, सीधा सीधा बोलना चाहिए ना कि एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनियंस। तो हमें इस पूरी कहानी से क्या समझ आया था। एनआईए की कस्टडी में यह बंदा पहले तो चल नहीं पा रहा, इन दिनों स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे चल रहा है। कुछ दिन के बाद स्ट्रेचर में आएगा। और ये बंदा एसेंशियली ड्रोन के बारे में सिखा रहा था इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। देशभक्ति भी सिखा रहा था कुछ लोगों को, और दुनिया की सेवा के लिए ये वहां पहुंचा था, फ्रीडम पहुंचाने के लिए। अब इस बंदे को ये परेशानी आ रही है कि जो हम खाना दे रहे हैं तिहाड़ जेल में, उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है, और मिर्ची से इसकी तशरीफ में मिर्ची लग गई है। तो अब ये कह रहा है कि मुझे अमेरिकन स्टाइल डाइट चाहिए, और नहीं तो मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। मुझे पास्ता चाहिए भाई, पास्ता चाहिए, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा मीट वगैरह भी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोटीन जो इनटेक है वो कम हो गई है। मैंने सुना है कि यार इसका वेट भी बहुत कम हो गया है। प्लीज सीक्स आइटम सच एज पास्ता, चिकन, फिश, ऑलिव ऑयल। मुझे लगता है ये बीफ भी मांग रहा होगा। इनफैक्ट ये 6 यूक्रेनियंस के बारे में कुछ लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इसे तो हमने देखा है कि स्ट्रेचर पे जा रहा है। यूक्रेनियंस की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो व्लादिमीर पुतिन भी बहुत केयरफुली देख रहे होंगे कि इनकी ट्रीटमेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की स्टाइल में यहाँ पे कैसी चल रही है। इसके बीच में अगर आप देखें तो एक रिटेलिएशन भी आया था भारत के ऊपर। कुछ लोग नाखुश रहते हैं भारत से। तो भाई उन्होंने क्या किया कि ये लॉरेंस बिश्नोई एक्सट्रेडिशन, हरदीप सिंह निज्जर उठा लिया। जो केस कनाडा का था, कनाडा ने बंद कर रखा था, कैनेडियन पुलिस ने बोल दिया था कि भाई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं है, उसको उठा लेते हैं अमरीकी। और अमरीकी ये लॉरेंस बिश्नोई पे आ जाते हैं। मतलब आप देखिए सलमान खान का ध्यान कौन रख रहा है, अमरीका, राइट। एनी विच वे, उसके बाद मैंने आपको ये न्यूज़ पहले बताई थी। और यूजुअली आप लोग ये पुरानी हरकत है, देखिए आप लोग ऐसी न्यूज़ को पहले इग्नोर करते हो। मेरी पुरानी लास्ट 2 वीडियोस देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस बताए हैं कि बॉर्डर पे ऐसे लोग पकड़े गए हैं। ये वहां पे मतलब कभी मछली पालन करने आ जाते हैं क्योंकि इनकी कंट्री में खाना पीना नहीं मिल रहा। बिहार, यूक्रेनियन वुमन अरेस्टेड नियर नेपाल बॉर्डर फॉर इलीगली रिजाइडिंग इन इंडिया। फिर ये कहानी आई, कवर स्टोरी लग रही थी मुझे। एक कहा जाए इस कहानी को दबाने की कोशिश थी कि भाई ये ना इलीगली रह रही थी, पासपोर्ट वगैरह लगा के आई थी, फिर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। इसका एसेंशली इसने रिन्यू नहीं कराया था, उसके बाद ये इलीगली रह रही थी। एनी विच वे, अब आज की कहानी ये है, और ये कहानी शायद कल हुई है। तो यूएस नेशनल हेल्ड नियर नेपाल बॉर्डर विदाउट पेपर्स। तो ये तो पहली कहानी आई। फिर आया एक्स यूएस सोल्जर हेल्ड नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर विदाउट डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड इंडिया वाया सी रूट। अब सुनिए इसकी असली कहानी। ये बंदा गया था थाईलैंड, जैसे बहुत सारे लड़के जाते हैं, ठीक है, अपनी बैचलर पार्टी वगैरह मनाने के लिए। एनी विच वे, तो ये थाईलैंड गया था। थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम गया। और जनरली क्या होता है कि आपका पासपोर्ट गुम जाए या आपका वॉलेट गुम जाए तो लोग पैनिक करते हैं, अपने अपनी एम्बेसी के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं, वेट करते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट किसी ना किसी तरीके से आफ्टर वेरिफिकेशन बन जाते हैं। एनी विच वे, पर ये बंदा, क्योंकि ये रिटायर्ड है ना, तो इसने क्या सोचा कि यार ये जो एडवेंचर है ये मैं समंदर में ही करता हूं। तो इसने बोट से ये नेपाल नहीं, श्रीलंका आया। श्रीलंका में इसने कुछ दिन गुजारे। हो सकता है वहां पे भी इसका कोई असाइनमेंट रहा हो, छोटा मोटा ऐसे फिशिंग असाइनमेंट। उसके बाद ये आराम से इंडिया आ जाता है, फिर से बोट पे तमिलनाडु आया होगा।
तमिलनाडु आने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया, जैसा ये बंदा दिखता है आराम से पकड़ा जाना चाहिए, बट ये गोवा में मिलता है। गोवा में आराम से ये ट्रैवल वगैरह करता है, रहता है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे भी इसको पासपोर्ट-वासपोर्ट अभी तक नहीं मिला। श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडिया में आने के बाद भी ये कभी ऑफ़िस नहीं गया कि भाई मेरा पासपोर्ट दे दो प्लीज़, प्लीज़, नहीं। इसके बाद गोवा में ये चिल करने के बाद फिर से फिशिंग करके अपने दोस्तों के साथ ये पहुँचता है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, और बोला जा रहा है कि एक कहिए माउंटेनस रास्ता लेके निकलना चाह रहा था नेपाल में, और नेपाल में गायब होना चाह रहा था। अब आप पूछेंगे भैया नेपाल में क्या चल रहा है? नेपाल में तो भाई बालेंसा आ गए हैं। नेपाल में लोग अपने आप को आग, मतलब सेल्फ इमोलेट कर रहे हैं, खुद जला ले रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो बालेन शाह की जो सरकार है, उससे एक्सपेक्ट किया गया था, जेन-ज़ी को एक एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। बांग्लादेश में भी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी मोहम्मद यूनुस से कि बांग्लादेश को 1 दिन में यूएस बना देंगे, वैसे ही नेपाल को 2 दिन में लंदन बना देंगे। सब कुछ इन्होंने सोचा था, काठमांडू भाई पेरिस बन जाएगा, सब कुछ इन्होंने प्लान कर रखा था, बट बालेन शाह से ये सब हो नहीं रहा, और उसके ऊपर से ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ये दबा के जेन-ज़ी को मारती है, गरीब लोगों को मारती है, और जितने नेपो बेबीज़ हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आज भी पावर में है, उनका बिजनेस आज भी चल रहा है, और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और नेपाल के जितने पॉलिटिशियन हैं, उनके जितने बच्चे हैं, वो लंदन में हैं। तो जो मिडिल क्लास है, गरीब हैं, वो पिस रहे हैं। कोई रैपिडो चला रहा है, मतलब वही बाइक शेयरिंग, कैब शेयरिंग। कोई भाई बेलदारी का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री बन चुका है, कोई पढ़ाई करके एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है। वो सारे प्रॉब्लम्स जो साउथ एशिया में है, वो सारे प्रॉब्लम्स नेपाल में भी हैं। तो इन लोगों को लगा कि भाई जेन-ज़ी के बाद हमारी दुनिया सॉर्ट हो जाएगी। बट उसके बाद होता क्या है? हंड्रेड्स ऑफ जेन-ज़ी प्रोटेस्टर्स गैदर्ड आउटसाइड सिंह दरबार सेक्रेटेरिएट काठमांडू। क्यों? क्योंकि गणेश नेपाली ने खुद को आग लगा दी। क्यों? क्योंकि एक राइड शेयरिंग वर्कर की गाड़ी को लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद पुलिस ने बदतमीजी की है। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि बंदे ने खुद को अपना आत्मदहन कर दिया। अगर आपको याद हो तो भरत तिवारी इनकाउंटर, और अभी मैं देख रहा हूं बलिया से ऐसी एक न्यूज आ रही है कि फिर से एक फैमिली के आदमी को उठाया गया, उठा के पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा। डीआईजी खुद आके फैमिली से पूछ रहे हैं बताइए क्या हुआ? क्यों आपको नहीं पता डीआईजी साहब क्या हुआ है बलिया में? तो बलिया में जो हुआ वही बिहार में हुआ, यूपी में जो हुआ वही बिहार में हुआ, वही नेपाल में हुआ। वही पुलिस की बदतमीजी, वही टीटी की बदतमीजी, वही म्युनिसिपैलिटी की बदतमीजी, लोकल लेवल पे, एट ग्रास रूट लेवल। सरकारें तो ऊपर से चेंज हो जाती हैं, ग्रास रूट लेवल पे देखा जाता है कि वही तहसीलदार, वही तहसीलदार, वही एसएचओ, वही बीट कांस्टेबल डंडे से मार मार के नॉर्मल लोगों को, गरीब लोगों को तोड़ देते हैं। और उसके कारण क्या होता है? लोगों में एंगर आता है, लोगों को लगता है यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसा ही नेपाल में हुआ, तो लोगों ने अपने आप को आग लगाना शुरू कर दिया, आत्मदहन। और उसके कारण अब डेमोन्स्ट्रेटर्स अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ एक्सेसिव पुलिस एक्शन, ह्यूमन राइट वायलेशन, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स पुअर सिटीजन। अब ध्यान से देखिए ना कि जहां पे टोल कलेक्ट करना हो, जहां पे पैसे वसूलने हो, टैक्स लगाना हो, वहां पे आप देखिए अपफ्रंट पेमेंट हो जाती है। एक एग्जांपल दूं, अगर मैं अभी एक गाड़ी खरीदता हूं 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, या फिर सौरभ जोशी जैसे 80 लाख की गाड़ी खरीदता हूं, तो जो टैक्स है वो अपफ्रंट है, बड़ा एफिशिएंट है, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है। बट जब ये टैक्स वापस सरकार के पास जाता है और एंड में टूट टूट के म्युनिसिपैलिटी के पास जाता है, तो म्युनिसिपैलिटी का क्या काम था कि अच्छा रोड बना देना, रोड के ऊपर प्याऊ होने चाहिए, अच्छे शेल्टर्स होने चाहिए, बस के लिए अच्छे बस होने चाहिए, बस के शेल्टर्स होने चाहिए, लोगों के अच्छे घर होने चाहिए। बट नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में जो लोग हैं, जो एक तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है बिना उनको ऑल्टरनेट कोई। अब सोचिए ना, कोई झुग्गी झोपड़ी में क्यों आता है? झुग्गी झोपड़ी में इसलिए आता है क्योंकि पड़ोस में कोई महंगे अमीर लोग रहते हैं, राजा लोग रहते हैं, उनके घर में जाके हम थोड़ा काम कर लेंगे, थोड़ा बेलदारी कर लेंगे, थोड़े पैसे कमा लेंगे। अब जरा सोचो, गरीब लोग गांव छोड़ के इसलिए यहां आए हैं ताकि वो 20,000, 30,000, 40,000 कमा सकें, 50,000 कमा सकें, और अपने परिवार को का पोषण कर सकें, बच्चों को बड़ा कर सकें। अब मान लीजिए इनके पेट पे लात मारा जाता है। कैसे? इनके जो कमाई के सोर्स है उसके ऊपर हिट कर दो, या इनके घर को जाके तोड़ दो, तो ये रहेंगे कहां? और अगर इनके पास घर नहीं रहेगा, वो किराए का ही घर अगर वो नहीं रहेगा, तो क्या ये जाके किसी और 10 किलोमीटर दूर किसी और एक्सटीरियर एरिया में रहेंगे? तो वहां से यहां तक काम करने कैसे आएंगे? ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली। इसलिए आप देखिएगा कि दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे स्लम्स को तोड़ के उनके लिए घर बनाए गए, और जो घर बनाए गए, इतने प्रीमियम घर बनाए गए, अच्छे लोकेशन में बनाए गए, बट लोगों ने उसको किराए पे डाल दिया या बेच दिया। गरीब लोगों ने बेच दिया, वो ये बोल के कि साहब हम काम कहां करेंगे, यहां पड़ोस में तो कोई और घर है ही नहीं, हम काम किसके पास करेंगे? काम तो हमें यहीं पड़ोस में करना पड़ेगा ना। जिस आंटी के पास मैं काम करती हूं वहीं तो काम करूंगी। अब मैं 10 किलोमीटर से क्या हर दिन मेट्रो लेके आऊंगी? और मेट्रो का पैसा कौन दीजिएगा? तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वही प्रॉब्लम अभी नेपाल में चल रहा है। अच्छा,
फर्स्ट मेजर नेशन वाइड यूथ प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ नेपाल्स न्यू पॉलिटिक्स। अब ध्यान से देखिए जेनजी गुस्सा क्यों है। स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉमिस रिफॉर्म्स। हमने बोला नेपाल को बदल देंगे, बांग्लादेश को बदल देंगे, भारत को बदल देंगे। अभी देखिए कुछ कॉकरोच बैठे हुए हैं। अब इनको पावर दे दीजिए आप 2 दिन के लिए, सिर्फ एक म्यूनिसिपैलिटी का ही कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों पता है? ब्यूरोक्रेसी इनको तोड़ के रख देगी। पार्टी कोई भी आए, इलेक्शन कोई भी जीते, ब्यूरोक्रेसी तो है ही ना, ब्रिटिश की दी हुई। वही तहसीलदार, वही एसएचओ, वही आपके ऊपर लाठी मारेगा। पुराने लठियाल हैं। तो कुछ ऐसा ही नेपाल में हुआ। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट है भाई। ईरान क्राइसिस हो गया। ईरान क्राइसिस के कारण ऑयल क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया। ऊपर से बालन शाह आंखें दिखा रहा है भारत को, तो भाई तेल गैस की तो प्रॉब्लम होगी, तंगी तो होगी। तंगी सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है? गरीबों को। गरीबों को अफेक्ट होगा तो वो बोलेंगे भाई किस बात का जेंजी, घंटे का बालन शाह, तुरंत इसको निकालो, उखाड़ के फेंको। और उसके बाद गरीब के ऊपर डंडे से तुम डंडे भांजेगी पुलिस, तो क्या दिखेगा कि अबे तू पड़ोस में ही तो रहता था, अब तू थानेदार बन गया तो तू लाठी भांजेगा। तू इसी गांव से तो निकला था, अब तो हमारे ऊपर लठियाल बन गया, अब तो हमारे से पैसे की उगाही करेगा, अब तो उनका एजेंट बन गया। तो लोगों को गुस्सा आ जाता है कि अपने पड़ोस का लड़का वो पुलिस में चले गया और उसने हमारे ऊपर दादागिरी करनी शुरू कर दी, हम सिविलियंस को ही मारना शुरू कर दिया। तो यही नेपाल में प्रॉब्लम है। परसेप्शन ऑफ इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से प्रॉब्लम है। बालन शाह ऐसे थोड़ी ना है कि अनिल कपूर है, गए यहां ऐसे उंगली दिखाई और रजनीकांत की तरह वहां बिल्डिंगें बन गई। काम तो कोई करवाएगा, जो काम कराते हैं उनको पैसा चाहिए। बिना करप्शन की ब्यूरोक्रेसी चलती ही नहीं है भाई। मॉडल ब्रिटिशर्स ने इसको ऐसा बनाया था, इसलिए यहां पे बाबूज बनते थे। और ये बाबूज लाखों लाख रुपए बना के लंदन जाते थे, उनकी बड़ी बदनामी होती थी। एनी विच वे, गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली व्यूड एज बिहेविंग लाइक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो पूरा जो ज्ञान वगैरह था ना कि नई पॉलिटिकल पार्टी लाएंगे, डांस गाना करके पहुंचेंगे, जो आजकल विजेता दहिया वगैरह कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर है ना राठी का, उनको लग रहा है कि भाई वो डांस वांस करके पावर में आ जाएंगे। पावर में आके वो खुद क्या कर पाएंगे? द मोस्ट टैलेंटेड, मैं कह रहा हूं आईआईटी आईएम के बच्चे सारी नौकरी छोड़ के आईएएस क्यों बनते हैं? अच्छी इनकम है भाई। तो आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए तुम अचानक से उनसे स्मार्ट बन जाओगे? जो इतना पढ़ लिख के आया वो तुमसे बहुत स्मार्ट है। वो अपने पेन, तुम भाई लाठी भांजो, वो अपने पेन से 2-3 हस्ताक्षर और 2-3 सेंटेंसेस लिख देगा। दिस प्रोजेक्ट इज अनकंसीवेबल, एडवाइज्ड बाई जॉइंट सेक्रेटरी। अगले आदमी के पास जाएगा, अगला आदमी, आई हैव फ्यू डाउट्स ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगला बंदा भाई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, आई थिंक देर इज मोर इन्वायरमेंटल हार्म देन डेवलपमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। 6 ब्यूरोक्रेट साइन कर देंगे, तेरा प्रोजेक्ट कहां जाएगा? तू क्या अनिल कपूर है? तो एनी पॉलिटिशियन कैन नॉट वर्क until you take in confidence, until you have the bureaucracy with you। और ब्यूरोक्रेसी आपको साथ में चाहिए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी चोरी करेगी और ब्यूरोक्रेसी आपको भी बोलेगी आप भी चोरी करो। तो कुल मिला के हुआ क्या? घंटे का रेवोल्यूशन। पॉलिटिशियन को फोर्स कर दिया जाएगा कि तू चोरी कर, नहीं तो काम नहीं होगा, और मैं जो चोरी कर रहा हूं उस पर उंगली नहीं उठा सकता। तो यही प्रॉब्लम अभी जेनजी के साथ हो गया है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो जेनजी सब कुछ बता सकते हैं, बट गवर्नेंस नहीं कर सकते। और क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक्स यूएस सोल्जर हेल्ड नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर विदाउट डॉक्यूमेंट्स। इसको फिशिंग के लिए अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भेजा गया था, फिर नेपाल जाना था, इसका कुछ असाइनमेंट वगैरह होगा, समझ गए? अब सोचो जरा कि तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये हुआ तो आपको ये वाली न्यूज आई। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर नेपाल में कहीं थोड़ी मोड़ी आग लग रही है, एक बंदा वहां जाने के लिए इतना उतारू है। अगर म्यांमार में आग लगी हुई है, मणिपुर में आग लगी हुई है, तो भाई एक बंदा पकड़ के एनआईए ने उसको व्हीलचेयर पर रख दिया है। ऐसे कितने बंदे आए थे, ऐसे कितने बंदे आज काम कर रहे हैं और भारत को कहां कहां जलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोचो जरा। और इसीलिए जो पुलिस है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रक वालों को रोक रोक के ना 500 रुपए लेते हो, है ना, जो गरीब ठेले वाला होता है उससे जाके 500 रुपए की उगाही करते हो, जो कोई रिक्शे वाला होता है, टोटो वाला होता है, उस पर लाठी भांज देते हो, फाइबर की वो लाठी पीठ में दाग पड़ती है, पत्नी उठा के जब शर्ट देखती है तो बोलती है, गाली देती है, बद्दुआ देती है। ये जो बिहेवियर्स है ना, ये बंद कर दो। ये अमेरिका और ये ब्रिटेन के बाबू की तरह, राजा बाबू की तरह बिहेव करना बंद कर दो। इस भारत में सारे लोग बराबर हैं, इनको इज्जत देना सीख लो। गोरा हो, काला हो, किसी कास्ट का हो, अमीर हो, गरीब हो, इज्जत देना सीख लो। और वही इज्जत आज नेपाल में नहीं दे पा रहा बालेन शाह। प्रॉमिस किया था कि मैं इज्जत दूंगा, सबको बराबरी से रखूंगा, हम यंग है, हम बदल के रख देंगे, हम भारत से भी लड़ाई ले लेंगे, हम चाइना के दोस्त बनेंगे, अमेरिका के भी दोस्त बनेंगे, सारे बुलेट ट्रेन वगैरह घुसा देंगे। कुछ घुसा नहीं, गोरा घुस रहा था अंदर।
गॉट इट? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। जय हिंद, जय भारत।